प्यारे छात्र छात्राओं और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग एक दूसरे के सामने हुए हैं कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूँ कि मैं सगीर अहमद पिछले 32 वर्षों से छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में अपने छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते आ रहा हूँ। इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। 32 वर्षों का अनुभव एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। उस समय से मैं शिक्षण कार्य में से जुड़ा हूँ जब पूरे भारतवर्ष में लगभग न के बराबर कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था। बहुत रेयर केस में कहीं कहीं देखने को मिलता था कि जनरल कंपटीशन के लिए कोई शिक्षक पढ़ा रहे हों। एक ज़माना था कि पूरे भारतवर्ष से छात्र और छात्राएं पटना आते थे और हमारे शिक्षण संस्थान में अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते थे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दो विषय जो है एक बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि कोई भी पढ़ाने वाला व्यक्ति उस जमाने में नहीं था। ना ही कोई अच्छी किताबें मौजूद थी, ना कोई अच्छी मैगजीन आती थी जिसको पढ़कर तैयारी की जा सके। उस समय हमने जो है ये चैलेंज स्वीकार किया कि हम भारत के सभी प्रतियोगी छात्र जो जनरल कंपटीशन, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे या वह क्षेत्र जहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग से क्वेश्चन आता है उसका तैयारी कराऊंगा। प्यारे छात्रों, ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा सा इतिहास का पता होना चाहिए कि ये कॉम्पिटिटिव जो दुनिया है
इसका इतिहास क्या रहा है। उस जमाने में 90 के दशक में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट सब पटना में चलते थे या पटना से बाहर हिंदुस्तान में चलते थे। तो वहाँ पर जो है गणित पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए स्कूल के टीचर आते थे या कॉलेज के प्रोफेसर साहब आते थे। तो वे लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते थे। लॉन्ग मेथड से जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व कराते थे। जैसे आप देखते होइएगा कि स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं कि माना की संख्या 100 है, माना की मूलधन 100 है, इस तरह से माना गया चूंकि इसलिए करके लोग मैथमेटिक्स बनाते थे। वही रिवाज था उस समय पढ़ाने का और पढ़ने का। पहली बार जो है 1987 में मैं इस लाइन में आया और मैथमेटिक्स के सिलेबस का अध्ययन किया जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और जो जनरल कंपटीशन है। तो मुझे इस बात की बहुत चिंता हुई कि एग्ज़ाम में इतना कम समय में इस ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन बनाकर कैसे पास किया जा सकता है। और मैंने जो है इस पर बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया और जो है बहुत अच्छा जो है रिसर्च किया हमने मैथमेटिक्स पर और ढेर सारा ट्रिक्स का आविष्कार कर दिया। जो ट्रिक्स शब्द आप आज देख रहे हैं चारों तरफ, वह ट्रिक्स शब्द भी मेरे द्वारा दिया गया है। ट्रिक शब्द का पहली बार इस्तेमाल मैंने ही किया था इस लाइन में। उससे पहले ट्रिक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं होता था। और अंकगणित में ढेर सारा ट्रिक्स मैंने बनाया और विद्यार्थियों के बीच में रखा और विद्यार्थी लोग काफ़ी उत्साहित हुए और बड़ा से बड़ा कठिन प्रश्न, बड़ा से बड़ा प्रश्न बड़ी आसानी से बना लेते थे। तो विद्यार्थियों का काफ़ी उत्साह बढ़ा। मैं अपने क्लासरूम में भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने लगा। अनेक मैगजीन में मैंने जो है ढेर सारा ट्रिक लिखा और पूरे हिंदुस्तान को पढ़ने का मौका मिला। पटना दूरदर्शन से भी हमारा क्लास चलाया जाता था उस ज़माने में और जो है लोग दूरदर्शन के माध्यम से भी हमसे मैथमेटिक्स का ट्रिक सीखते थे और मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर करते थे। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ढेर सारा चीज़ प्रकाशित होता था। मेरा जो आइडियाज़ था मैथमेटिक्स के बारे में वह सब प्रकाशित किया जाता था। और मैंने जो है मैथमेटिक्स की एक किताब भी लिखी 94 में। तो विद्यार्थियों के लिए जो है एक बहुत ही अच्छी किताब तैयार हो गई और पूरे हिंदुस्तान में उस किताब को पढ़े जाने लगा और लोग उससे लाभ उठाने लगे। जो लोग बाहर से नहीं आ पाते थे पटना
वे हमारे किताब के माध्यम से तैयारी करने लगे और मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी समस्या का अंत हुआ। मैंने अनेक किताबें मैथमेटिक्स पर भी लिखी, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे नेत्रहाट, सैनिक स्कूल, नवोदय, हजारीबाग। ये जो बच्चों का एग्ज़ाम होता है क्लास 6 लेवल पर, उसके लिए भी ढेर सारी किताबें लिखी और आज भी वो किताब सब जो है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही है। और गणित का एक बहुत बड़ा समस्या का अंत हो गया। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता रहा, मैंने अनेक कंसेप्ट दिए मैथमेटिक्स पर और अनेक जो है ट्रिक्स का आविष्कार किया। ट्रिक्स जो है पूरे हिंदुस्तान को दिया, जिससे मैथमेटिक्स बनाना आसान हो गया। उसके बाद जो है एक बड़ी समस्या थी रीजनिंग की। तो हम आपको बता दें कि उस ज़माने में रीजनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते थे और लोग आपस में बात करते थे कि रीजनिंग में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, एक ऐसा क्वेश्चन आया था। लेकिन ऐसा कैसा, इसको क्या कहा जाए, नाम तक लोगों को पता नहीं था। तो फिर मैंने रीजनिंग पर जो है मेहनत शुरू की और पहले जो है एक बहुत ही खूबसूरत सिलेबस मैंने तैयार किया। आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार रीजनिंग का सिलेबस मैंने दिया। क्वेश्चन को अलग अलग ग्रुपों में मैंने बांटा और उनका नामांकन किया। एक नोमेनक्लेचर मैंने किया कि इस तरह के क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग कहा जाए, इस तरह के क्वेश्चन को सिटिंग अरेंजमेंट नाम दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्शन टेस्ट दिया जाए नाम, इस तरह के क्वेश्चन को सिलोजिज्म बोला जाए, इस तरह के क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन बोला जाए। मैंने 1993 में पहली बार रीजनिंग का सिलेबस दिया और जो है उस ज़माने में पटना से प्रतियोगिता किरण एक मैगजीन निकलती थी। उसी मैगजीन में 1993 के मार्च ईस्वी में ये आर्टिकल छपा कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। एक परामर्श बाई सगीर अहमद, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे रीजनिंग विषय को समझाया। एक जो है खूबसूरत सा सिलेबस मैंने दिया और जब वह सिलेबस सामने आया तो पूरे भारतवर्ष में लोगों ने उसको बहुत सराहा और जो रीजनिंग में जो अंधकार था, जो कन्फ्यूजन था, वह सब समाप्त हो गया। लोगों को पता चल गया कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है और हर चैप्टर को हमने बखूबी एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझा दिया था। प्यारे बच्चों, उसके बाद पूरे भारतवर्ष से यह मांग होने लगी कि एक रीजनिंग की किताब हो जाती तो ठीक होता, क्योंकि उस समय रीजनिंग की कोई किताब प्रचलित नहीं थी। छोटी मोटी किताब आती थी उपकार प्रकाशन से, जो सफिशिएंट नहीं थी। फिर मैंने बड़ी मेहनत से रीजनिंग की किताब लिखी
और रीजनिंग का कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया। रीजनिंग बुद्धि परीक्षा है, तो उसके कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया और बहुत सुंदर सुंदर ट्रिक्स उसमें भी मैंने ईजाद किए, बहुत सारे कंसेप्ट दिए ताकि विद्यार्थियों को रीजनिंग जैसे उलझे हुए विषय का सरलतम रूप मिल सके। दोस्तों, ये सब जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में हमारा सहयोग है और उसके बाद से जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स पर ढेर सारी किताबें हमने लिखी। आज तक लगभग 25 किताब मैं लिख चुका हूँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के ऊपर। ढेर सारे मैगजीन में भी लिखने का अवसर मिला, न्यूज़पेपर में भी लिखने का अवसर मिला और पूरे हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ। ख़ास तौर से जो बिहार के हमारे छात्र थे, जो हमारे संपर्क में तैयारी करते थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बिहार का रिजल्ट सर्वोत्तम रहने लगा। बिहार के लोग, बिहार के विद्यार्थी हिंदुस्तान के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जनरल कंपटीशन में जहां मैथमेटिक्स और रीजनिंग का इस्तेमाल होता था, उसमें अव्वल आने लगे, बहुत नंबर उनको आने लगा और उनका सिलेक्शन आसानी से होने लगा। बिहार के लोग, बिहार के विद्यार्थी, बिहार के नौजवान पूरे हिंदुस्तान पर अपना जैसे समझिए कि हुकूमत जमा लिए। मैथ और रीजनिंग के कारण उनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग इतना बेहतरीन हो गया कि उनका जो है रिजल्ट कन्फर्म होने लगा। पूरे हिंदुस्तान से वैसे विद्यार्थी मेरे पास आते थे, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में बाहर से नहीं आते थे। लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड, इस सब तो लगभग सारे विद्यार्थी हमसे शिक्षा ग्रहण करते थे, हमारे देख रेख में तैयारी करते थे। और उस ज़माने में कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी भारी कमी थी। पूरे पटना में शायद 1 या 2 कोचिंग चलती थी। मैं दिन भर जो है विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाते रहता था, सुबह से शाम तक मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग। जैसा कि आपको पता है, ये दोनों पेपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डिसाइडिंग है, आपको जॉब होगा कि नहीं होगा, यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग कैसा है। मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है तो आपका रिजल्ट अच्छा है। और ये दोनों विषय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैंक, एसएससी, रेलवे या अदर एग्ज़ाम के लिए भी, जैसे आजकल यूपीएससी में सी सेट आ गया है, जो क्वालिफाइंग है लेकिन महत्वपूर्ण है। जब तक आप सी सेट में क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक आगे आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और सी सेट में आपको पता है कि मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और कंप्रीहेंशन है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वाइटल रोल है यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी। एनडीए, सीडीएस जो भी एग्ज़ाम है, उसमें मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्व है। स्टेट लेवल पर जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, उस सब में मैथमेटिक्स और रीजनिंग भरा हुआ है। स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग भरा हुआ है। बच्चे इंजीनियरिंग पास कर जाते हैं या और डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन जब जॉब में जाते हैं, सर्च करते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ भी उनसे मैथ और रीजनिंग ही पूछा जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि ये दोनों विषय काफ़ी कंसेप्चुअल है, काफ़ी इसमें अंडरस्टैंडिंग है। जब तक आप इसको बढ़िया से नहीं समझिएगा, इसकी बारीकी को नहीं समझिएगा, तब तक जो है मुश्किल है आपका। आज हम खास तौर से इस लॉकडाउन में घर में रहने का पूरा मौका मिला और यूट्यूब पर ढेर सारा वीडियो मैंने देखा। अच्छी बात यह हो गई कि हिंदुस्तान में जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं सभी ऑनलाइन पढ़ाए और उनको समझने का मौका मिला। थोड़ी बहुत खुशी भी हुई कि चलिए इतने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई कि ये क्या तमाशा बना के रखा है लोग। विद्यार्थियों के सामने जादूगरी दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन पर कलम सटाया और आंसर बाहर आ गया। इस जादू टोना से कुछ होने जाने को नहीं है। विद्यार्थियों का मनोरंजन कराया जा रहा है, कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। इस अनिश्चितता के दौर में जहाँ पर जो है कैरियर एक चुनौती बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, काफ़ी सीरियसनेस होनी चाहिए, ज़रूरी बातें होनी चाहिए। लेकिन जो है हमारे बहुत सारे दोस्त जो शिक्षक के तौर पे हैं, वे अच्छा नहीं कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप अपने नॉलेज को ठीक करें और विद्यार्थियों की मदद करें। एक आदमी पूरे हिंदुस्तान को नहीं पढ़ा सकता है। आज 32 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूं। हर चीज़ का जो है एक लिमिटेशन भी होता है। इसलिए मैं शिक्षक साथियों से भी ये निवेदन करूंगा कि वे अनावश्यक बातें बच्चों के सामने न रखें, उनको दिग्भ्रमित करने की कोशिश न करें, विषय का सही ज्ञान अर्जित करें और उनका सही मार्गदर्शन करें। आज ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, सपोज कीजिए सिलेबस 1 से 10 तक का, हमारे कुछ साथी लोग उसको 1 से 20 तक पढ़ा रहे हैं। क्या ज़रूरत है इसकी? पहले ही जो है विद्यार्थियों को ऊपर काफ़ी बोझ है। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है, ढेर सारा चीज़ उनको पढ़नी है। आप क्यों उनको जो है अनावश्यक चीज़ पढ़ा रहे हैं? क्यों सुपरमेसी दिखा रहे हैं कि हम ये भी बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं? एग्ज़ाम में इतना सब जो है सिंपल क्वेश्चन सब आता है, आप भयंकर भयंकर क्वेश्चन बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, इस सब से जो है आपको अलर्ट रहना है। हमें एग्ज़ाम पास करना है, हमको कोई नुमाइश की ज़रूरत नहीं है। हम इतना मेहनत करें, इतने तरीके से पढ़ें कि एग्ज़ाम में हमको 70%, 80% स्कोर हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसलिए अनावश्यक चीज़ें ना पढ़ें। एकदम जो अपना सिलेबस है उसी के दायरे में जो क्वेश्चन पैटर्न है, जिस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी दायरे में ही आपको रहनी है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के निवेदन पर, रिक्वेस्ट पर हम भी जो है 5 सितंबर से
ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर। बहुत सारे लोगों का डिमांड हुआ कि सर कंटिन्यू लॉकडाउन है, अनिश्चितता बनी हुई है, बहुत सारे विद्यार्थी जो जॉब में हैं, बाहर रहते हैं, वे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो उनका अनुरोध हुआ कि सर एक क्लास अगर ऑनलाइन ले लिया जाता तो हम लोग का सही मार्गदर्शन हो पाता। इन्हीं बातों का ध्यान रखकर मैंने यह निर्णय लिया है कि एक क्लास, ज़्यादा नहीं, एक क्लास जो है मैथमेटिक्स और एक क्लास रीजनिंग ऑनलाइन क्लास हम लेंगे 5 सितंबर से। और हम देखते हैं कि हम आप लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं, आपका कैसा मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, आपके मन में ये जिज्ञासा रहता होगा कि सर कैसे पढ़ें, क्या करें, बड़ी कन्फ्यूजन है। तो जहाँ तक विषय की बात है, हम आपको बता देते हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में हमारी किताब आती है प्रतियोगिता अंकगणित और भरभर रीजनिंग। यह बेस बुक है, इसको आप रखें, अपने पास पढ़ें। अगर ऑफलाइन क्लास आप मेरे यहाँ करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, ऑनलाइन से आप अगर जुड़ रहे हैं तब भी हम आपको अच्छी तैयारी करा देंगे। मैथ और रीजनिंग जो है सेल्फ नहीं हो पाता है, उसमें एक अनुभवी शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। कंपटीशन अनुभव से पास किया जाता है, ना कि नॉलेज से। अगर आपके पास ढेर सारा नॉलेज है, खूब अच्छा मैथ जानते हैं, रीजनिंग जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, जीके जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिर्फ हथियार रखने से काम नहीं होता है, उसको चलाने भी आना चाहिए, उसका तरीका भी पता होना चाहिए। तो वह जो है एक अनुभवी शिक्षक ही आपको दे सकते हैं। तो आप कहीं भी पढ़ें, अपने एरिया में जो अच्छे टीचर हों, अनुभवी टीचर हों, उनके देख रेख में पढ़ें। और हमेशा होश में रहें कि जो टीचर आप पढ़ा रहे हैं हमारे, वे कितना सिंसियर हैं, कितनी अच्छी बातें बताते हैं। ऐसा नहीं कि मनोरंजन करा रहे हों, ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। ये कोई नौटंकी नहीं है कि आप टीचर से अपेक्षा करते हैं कि वे आकर आपका मनोरंजन कराएं, रंग बिरंग का बात बोलें, शेर शायरी सुनाएं, गाना गाएं। ऐसा स्टेज नहीं है, ये कैरियर का सवाल है, उज्जवल भविष्य का प्रश्न है। इसलिए जो विद्यार्थी लोग हैं उनको भी सचेत रहने की ज़रूरत है। विद्यार्थी लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि जो है अच्छा मार्गदर्शन हो रहा है, मनोरंजन भी पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं कीजिए, आपके पास समय का काफ़ी अभाव है। कैरियर जो है चुनौतीपूर्ण है, इसलिए एक अच्छा मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आप तो मनोरंजन, बहुत सारा माध्यम है जिससे आप मनोरंजन कर सकते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, तो मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया कि प्रतियोगिता अंकगणित और भरभर रीजनिंग का अध्ययन करें और हमारे बताए गए रास्तों पर रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त होगा और एग्ज़ाम में आप पास कर जाएंगे। इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये भी दो महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं तो इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, जनरल नॉलेज पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन एक लंबा अनुभव है इस लाइन का, इसलिए जो है हम आपको थोड़ा सा अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इंग्लिश अपने जो टीचर से आप पढ़ते हैं वो जैसा बताते हैं वैसा आप करें।
लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, जैसे भी लॉकडाउन है, घर में बैठे हुए हैं, टीचर लोग नहीं हैं आपके पास, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाए, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाए, तो हम आपको अपने तरफ से एक सजेशन दे देते हैं। बैठे हुए हैं आप घर में, डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर से अच्छा टीचर नहीं हो सकता है कोई। आपका सबसे अच्छा टीचर जो है न्यूज़पेपर है। रोज कम से कम आधा घंटा न्यूज़पेपर को बोल बोल कर, चिल्ला कर पढ़ें, और न्यूज़पेपर से पर डे 10 या 15 वर्ड्स का सिलेक्शन करें, अब उसका मीनिंग डिक्शनरी से देखकर याद कर लें। न्यूज़पेपर देखकर पर डे कम से कम 1 पेज राइटिंग करें, और 1 पेज जो है अपने मन से राइटिंग करें। अपने से गलत या सही लिखें, अपने खुद पढ़ें। किसी जानकार आदमी से चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में अच्छा करना चाहते हैं और सेल्फ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो इस विषय का जानकार आदमी है उससे दूर रहना होगा। अब आप 1 पन्ना अंग्रेजी लिखे और किसी जानकार आदमी से चेक कराए और पूरा काट दिया कि सब गलत है, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। कहीं चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने से लिखिए, अपने पढ़िए, अपने खुश होइए कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं अंग्रेजी, खुश हो जाइए और फिर आगे पढ़िए अपना। कुछ दिन के बाद सब चीज़ ठीक हो जाता है। तो न्यूज़पेपर आधा घंटा बोल के पढ़ें, कम से कम 1 पेज राइटिंग करें देखकर, 1 पेज अपने से लिखें, 10 to 15 वर्ड मीनिंग सब नोट करें, उसको याद कर जाएं। उसके बाद जो है कहानी का किताब आप पढ़ें, जैसे चंपक वगैरह आता है, उसको लेकर उसको पढ़ें। अगर आप इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम के चक्कर में भी ना पढ़ें। 3 से 4 महीना जैसे हम बता रहे हैं वैसे पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ें, कहानी का किताब पढ़ें 3 महीना तक, और कोई भी साधारण ग्रामर की किताब रखें और उसको रोज 1 पन्ना पढ़िए। जो बात समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं समझ में आई कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बात नहीं समझ में आती है उसको छोड़ दीजिए, टेंशन में ना रहिए कभी। 3 महीना चंपक पढ़ने के बाद आप जो है नोवेल पढ़ना शुरू कर दीजिए। नोवेल खरीद के लाइए इंग्लिश में, उसको पढ़िए। 9 महीना तक पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर और नोवेल, न्यूज़पेपर और नोवेल, न्यूज़पेपर और नोवेल, 9 महीना तक पढ़िए आप। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कभी कल्पना नहीं किए होइएगा। ना आप कभी टीचर से पढ़े, ना ग्रामर का रूल याद किए, कुछ नहीं याद करना पड़ा, आप अंग्रेजी के मास्टर हो गए। अंग्रेजी में अच्छा करने के लिए आपको अंग्रेज बनना पड़ेगा, उस विषय में जाना पड़ेगा कि वो विषय क्या होता है, उस माहौल में जाना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि थोड़ा ग्रामर का नियम याद कर लें, वर्ड मीनिंग याद कर लें, हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाए, एग्जाम में अच्छा नंबर लावें, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप 1 साल जो अगर सेल्फ पढ़ाई करते हैं, न्यूज़पेपर और नोवेल, कहानी का किताब, राइटिंग, वर्ड मीनिंग याद करते हैं, तो 1 साल में आप अंग्रेजी के मास्टर हो जाएंगे। लेकिन पेशेंस बना कर रखना होगा। पर डे 2 घंटा से 3 घंटा अंग्रेजी पर ध्यान देना होगा। 1 साल के बाद आप अपने एग्जाम का क्वेश्चन उठाइएगा, आप सब क्वेश्चन बना दीजिएगा बिना किसी नियम जाने हुए, क्योंकि आपका जो है माइंड इंग्लिश के वातावरण में घुल मिल गया है, आप अंग्रेजी जान गए।
जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं और हम बोलते हैं कहीं पर कि राम आम खाती है, तो सभी लोग हंसने लगते हैं, क्या बोल दिया भाई। क्योंकि आप हिंदी जानते हैं, आप मेरी गलती को पकड़ लिए। यहाँ कोई ग्रामर नहीं आता है, ये बोलचाल की भाषा है। हम लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि राम आम खाता है होगा, खाती है नहीं होगा। कोई पूछेगा काहे खाता है होगा, इतना हम लोग डिस्कशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ऐसे सिखाया गया। लेकिन अगर हम किसी अंग्रेज के पास जाकर कहें कि राम आम खाती है, तो वह मेरी गलती को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसको हिंदी का ज्ञान नहीं है। जैसे हम बोलते हैं राम आम खाती है, तो अगर अंग्रेज है तो बोलता है ओके ओके, कुछ समझा नहीं वो। ठीक उसी तरह जो कॉमन एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो अंग्रेजी है, आप नहीं समझते हैं, और जो लिखा रहता है आपको सही नज़र आता है, और जो है अब कौन सही है कौन गलत है आप नहीं बता पाते हैं। इसलिए अंग्रेजी सीखना है तो पहले इंग्लिश माहौल में आपको आना पड़ेगा, और वह माध्यम सिर्फ न्यूज़पेपर है, कहानी का किताब है इंग्लिश में, और नोवेल है। ये तीनों मिलकर आपको अंग्रेजी का विद्वान बना देगा। एक समय आएगा 1 साल के बाद कि आप जो है इंग्लिश पेपर उठाइएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 10 मिनट में टिक मार दीजिएगा बिना किसी नियम के जाने। कोई पूछेगा कि कैसे ये हुआ कैसे हुआ, कहिएगा ये सब हम नहीं जानते हैं, बस ऐसे होता है, और आप अंग्रेजी के स्कॉलर बन जाइएगा। जनरल नॉलेज पर थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़, जीएस और जीके, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हर विद्यार्थी को पहले छठा से लेकर 10वीं तक का, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, एनसीईआरटी की किताब कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स ख़त्म करनी चाहिए, और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके एक अपना नोटबुक बना लेना चाहिए, और उसको 5 बार 10 बार पढ़ के उसको याद कर जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेज है मेरे अनुसार ये। सेकेंडली जो है, आप फिर जो है कोई अच्छी किताब है जनरल नॉलेज की जो आप खरीद के पढ़ते हैं, गाइड वगैरह पढ़ सकते हैं, और उसके बाद तीसरे चरण में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना सकते हैं, विगत पूछे गए प्रश्नों को आप हल कर सकें, जनरल नॉलेज में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन पहले एनसीईआरटी का पढ़ना होगा छठा से 10वां तक। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इंग्लिश भी लिखने आ जाएगा, बोलने भी आ जाएगा, साथियों से कुछ बोले, अकेले में खड़ा होकर अंग्रेजी में कुछ बोले, फिर हो जाता है। वो सब कोई समस्या नहीं है, उसको मैटर नहीं बनाना है। आप पहले जो है अपने रूटीन को ठीक कीजिए, पढ़ाई को ठीक कीजिए, दिल दिमाग को सही जगह पर रखिए, वो सब कंट्रोल हो जाता है 6 महीना साल भर में। 1 साल टाइम लगता है। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना है, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो उसका मिनिमम समय 1 ईयर है। उससे कम में अगर तैयारी करते हैं तो वो संदिग्ध रहेगा, डाउटफुल रहेगा कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। आप देखते होइएगा कि बहुत सारे टीचर लोग 2 महीना में बैच ख़त्म कर देते हैं, 4 महीना में बैच ख़त्म कर देते हैं। अरे बैच ख़त्म करने से क्या होता है, कहीं नौकरी तो मिल नहीं रही है। एक बार इत्मीनान से 1 साल पढ़ना होगा, विषय वस्तु को समझना होगा, विषय को जानना होगा कि ये क्या है। बस पेशेंस बनाकर 1 साल आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, फिर आप इंजॉय कीजिए। जिस एग्ज़ाम में जाइएगा वहाँ आप पास कर जाइएगा। इस सब के बाद अगर समय मिले तो कंप्यूटर भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, कम से कम डिप्लोमा कोर्स वगैरह सब कर लेना चाहिए। इसके बाद जो है आदमी परफेक्ट हो जाता है। प्यारे छात्र छात्राओं, दुनिया में हर काम करने का अपना एक तरीका है। बिना तरीके जो काम किया जाता है उसमें
परिश्रम भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है, समय भी बर्बाद होता है, सफलता भी हाथ नहीं लगती है। इसलिए नॉर्म्स को समझिए, नॉर्म्स जरूरी है, तरीका जरूरी है। हर काम का एक तरीका है। गॉड ने इस दुनिया को बनाया है तो वो भी एक तरीका से बनाया है कि इतने बजे सूरज डूबेगा, इतने बजे सूरज निकलेगा, बरसात होगा, सर्दी आएगा, गर्मी आएगा, एक सिस्टम में रखा है। किस मौसम में कौन सा फल देना है, किस मौसम में क्या खाना है, गॉड हम लोगों के लिए तैयार करके भेजता है। जब जैसा चाहें वैसा आप नहीं कर सकते हैं। हर आदमी चाहता है कि जल्द से जल्द हमको सफलता मिल जाए। कौन आदमी नहीं चाहता है कि कल ही हम ऑफिसर बन जाएं? लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हर चीज की अपनी एक कीमत है, उस कीमत को आपको चुकाना पड़ेगा। बिना कीमत दिए आप कैसे हासिल कर सकते हैं? आप 5 रुपया का कलम खरीदने जाते हैं तो अगर आपके पास 5 रुपया नहीं है तो वो कलम आपको नहीं मिलती है। और इतनी बड़ी चीज, थोड़ा सा 1 साल पढ़ाई करने के बाद आप ऑफिसर बन जाते हैं, आप बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाते हैं, हैंडसम सैलरी आपको मिलती है, हैंडसम सैलरी, सामाजिक प्रतिष्ठा, गाड़ी घोड़ा, रहने का जगह, जहां जाते हैं आप लोग आपको इज्जत से बैठाते हैं। इतना बड़ा चीज हासिल करना है और इतनी जल्दीबाजी आपको है। थोड़ा सा समय आपको देना होगा, एक रणनीति बनानी होगी, पेशेंस रखना होगा, फिर जो है ये सब चीज हासिल हो जाएगी बड़ी आसानी से। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसकी कीमत चुकानी होगी, उसका जो डिमांड है उसको पूरा करना होगा। जितनी कुर्बानी की ज़रूरत है उतनी कुर्बानी आपको देनी होगी। आज हम वातावरण देख रहे हैं पढ़ाई लिखाई का, तो हम भी काफ़ी दुखी हैं और काफ़ी नर्वस हैं। क्या माहौल हो गया, टीचर जो है स्टूडेंट के सामने डांस कर रहा है, क्या माहौल इन लोग बना कर रखा है। इसलिए प्यारे बच्चों, अब आप बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं। एंजॉय करना होगा, जाकर सिनेमा हॉल में कर लीजिएगा, कहीं नौटंकी देख लीजिएगा, कपिल शर्मा देख लीजिएगा, आपका मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन पहले कैरियर को संवार लीजिए। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि हम हमेशा विद्यार्थियों को ये बात बताते हैं कि यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप ये सब मोबाइल सब न रखिए, एंड्रॉयड फ़ोन सब नहीं रखिए, स्मार्टफोन न रखिए। लेकिन आज जो है समय का ऐसा हालात हो गया है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मोबाइल रखना ज़रूरी हो गया है। इस परिस्थिति में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप मोबाइल ना रखिए, क्योंकि बिना मोबाइल के आप कैसे पढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, उज्जवल भविष्य का प्रश्न है, 1 साल की कुर्बानी है, काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है देश में, आप देख रहे हैं। इसलिए जो है मोबाइल पर आप पढ़ाई करें, लेकिन उसका मिसयूज ना करें। जैसे पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, आप पढ़ लेते हैं ऑनलाइन क्लासेज, मोबाइल को हटा के स्विच ऑफ करके रख दीजिए, उसका इस्तेमाल न कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा आपका क्लास चलता है, उतना ही भर जो है मोबाइल का इस्तेमाल करें। और एक बात हम समझाना चाहेंगे कि अपना व्यवहार अच्छा रखें हर आदमी के साथ, दिमाग को ठंडा रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, बड़ों का इज्जत करें। इससे जो है आपको आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद क्या होता है? इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वह दिखाई नहीं देता है लेकिन आपको बहुत ताकत देता है। इसलिए अपने माता पिता का बात मानना है, उनकी इज्जत करना है, और जो है परिवार में सबका इज्जत करना है, समाज में सबका इज्जत करना है। काफ़ी नरम रहना है, उग्र नहीं रहना है,
गुस्सा पर कंट्रोल करना है। कभी आपको गुस्सा आवे तो आप सोचिए तुरंत कि हमसे कोई गलती होने वाली है, इसलिए गुस्सा पर नियंत्रण कीजिए और जो है पेशेंस बनाकर एकाग्रता से जो आपका लक्ष्य है उस पर जो है आप ध्यान दीजिए। जैसे अर्जुन से पूछा गया था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यही होना चाहिए। जो लक्ष्य है उस पर आप कंसंट्रेट हो जाएं। आंख रहते हुए भी आप अंधा हो जाएं। आपको दुनिया का कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए लक्ष्य के अलावा। कान रहते हुए आप बहरा हो जाइए, मुंह रहते हुए आप गूंगा हो जाइए। एक तरह से दुनियादारी के हिसाब से आप एकदम बकलोल हो जाइए कम से कम 1 साल के लिए। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऑफिसर आप बन जाएंगे, तो सबसे स्मार्ट आदमी आप ही हो जाएंगे। आप जो अपने आँखों से देखिएगा बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे, जो सुनिएगा बहुत सारे लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हर तरफ आपकी जय जयकार होगी। बहुत बड़ा चीज़ हासिल होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, हर गलत चीज़ को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना है। मैक्सिमम 1 ईयर, साल बीतते देर नहीं लगता है और आप बड़ी ऊंचाई हासिल कर लेते हैं। इसलिए हम ऐसा भरोसा रखते हैं कि आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे और जो है अपने मकसद में कामयाब होंगे। हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी बात करनी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, कहीं कन्फ्यूजन है आप मुझसे बात करें। जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, नॉलेज होगा, ऐसा नहीं कहते हैं कि हम बहुत जानकार हैं, बहुत 100% नॉलेज वाले हैं, लेकिन जो भी अनुभव रखते हैं हम आपसे शेयर करेंगे। और हम आपको बता दें, बहुत लंबा अनुभव है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से हम जानते हैं, इस लाइन के सारे इन आउट को जानते हैं। हम आपको पूरी मदद करेंगे। आप कहीं से भी हमसे कांटेक्ट करके अपनी बात को समझ सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है CET, हम थोड़ा उस पर जाना चाहते हैं। एक नया बदलाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न है कि ये CET क्या है, क्या होगा, नया दुनिया आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों। 32 बरस के अपने सफ़र में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। ना जाने हमारे कैरियर में कितना बार सिलेबस चेंज हुआ, कितना पैटर्न चेंज हुआ, कितना बोर्ड चेंज हुआ, कितना क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ। सबको मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की ये पॉलिसी है, सरकार अपना काम कर रही है, आप अपना काम करें। CET जैसा कि हम आपको बता दें, एक एजेंसी है जिसका नाम दिया गया है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसी को जिम्मे दिया गया है कि वह बैंक, SSC और रेलवे, ये तीनों का कंबाइन एक एग्ज़ाम ले। PT के लिए, ओनली PT, Tier 1, जो पहले आप भी एग्ज़ाम देते थे, उसको कंबाइन करके यह एक एग्ज़ाम लेगी जिसका नाम दिया गया है CET। CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एक कंबाइंड टेस्ट है और तो कुछ है नहीं। यानी पहले जो आप रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत सारा फॉर्म भरते थे PT के लिए, SSC में ढेर सारा वैकेंसी आती, अलग अलग फॉर्म भरते थे, बैंकिंग के लिए अलग अप्लाई करते थे। अब उससे आपको राहत दी जाएगी। एक ठो कंबाइन जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया जाएगा, CET उसका नाम दिया गया है, और उसमें जो है आप एग्ज़ाम देंगे, आपको नंबर आएगा। अब नंबर आ गया तो उसी नंबर के आधार पर
फिर जो भी संस्था है, बैंकिंग है, रेलवे है और एसएससी है, वह टियर 2 का एग्ज़ाम अपने अनुसार लेगी जैसे पहले लेती थी। अब जो है किस तरह से बुलाएगी, हाईएस्ट नंबर को ही बुलाएगी। जैसा कि लिखता है कि जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको माना जाएगा। साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। जो नंबर आएगा 3 साल वैलिडिटी है उसका, 3 साल वैलिड रहेगा। किसी भी बोर्ड को आपको नौकरी देनी होगी, मेंस का एग्ज़ाम लेना होगा, तो वो आपको कॉल करेगी कि इतने नंबर वाले लोग फार्म भर दीजिए, आप भर दीजिएगा। लेकिन अभी सिर्फ ये बात रखी गई है कि सीईटी 2021 से लागू किया जाएगा। 2020 में जो परीक्षाएं पेंडिंग हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। वो जैसे हैं वैसे रहेंगी। 2020 में जो परीक्षा नहीं हुई है, रेलवे का, एसएससी जो भी है, उसका उस सीईटी से कोई लेना देना नहीं है। वह फ्रेश एग्ज़ाम है। अब उसका क्या सिलेबस होगा, क्या रूप रंग होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए हम उस मुद्दे पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नॉलेज बहुत है, अनुभव बहुत है, फिर भी अनावश्यक बात हम नहीं करते। हम यूट्यूब में देख रहे हैं कि हमारे कुछ शिक्षक साथी लोग पता नहीं क्या क्या विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि इतना मैथ से क्वेश्चन रहेगा, इतना रीजनिंग रहेगा, इतना इंग्लिश रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा, ये रहेगा। ये लोग कहाँ से बोलते हैं? थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो रहा इन लोगों को कि थोड़ा 1-2 महीना बर्दाश्त कर लें, सिलेबस आ जाने दें, सब चीज़ सामने आ जाने दें, ताकि विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन किया जा सके। तो सिलेबस नहीं दिया गया है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी नहीं बताया है। तो जब बोर्ड नहीं बताया है, जो एजेंसी है वह डिक्लेयर नहीं की है, तो हम किस आधार पर ये सब बोल सकते हैं? हम टीचर हैं, जो बात बोलेंगे वो लागू होगा, लोग उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए हमको जो भी बात बोलनी चाहिए वह पूरी जवाबदेही के साथ बोलनी चाहिए। लेकिन हम आपको अपने तरफ से बता दें, जैसा कि नोटिफिकेशन है कि सीईटी होगा मार्च अप्रैल से, उसकी वैकेंसी निकलेगी 2021 में। वो पीटी का लिए एग्ज़ाम है, मेंस जैसे होता था वैसे होगा। आपको बार बार एग्ज़ाम न देना पड़े, इसीलिए कंबाइन एग्ज़ाम हो जाएगा। दूर सेंटर नहीं रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप कब एग्ज़ाम देंगे, आप अपनी सुविधा बताएंगे, कहाँ आप एग्ज़ाम देंगे, सेंटर कहाँ रखा जाए, सब आपको चॉइस करना है। तो एक आराम मिला आपको। और जो है हर ज़िले में सेंटर बनाया जाएगा, तो आप अपने ज़िले में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले दूर दूर सेंटर पड़ता था, जैसे रेलवे का सेंटर है तो सिकंदराबाद जा रहा है विद्यार्थी सब, बम्बे जा रहा है, ट्रेन में लद्दाख जा रहा है, आ रहा है, परेशान है। उससे आपको निजात मिला है। बार बार फॉर्म भरते थे, पैसा बर्बाद होता था, उससे भी आप थोड़ा सा फ्री हुए हैं। लेकिन चूंकि ये नहीं बताया गया है कि कितने नंबर को बुलाएगा वो, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया है। इसलिए विद्यार्थी लोग एक बार सीईटी दे देगा, जो नंबर आएगा सोचेगा पता नहीं और किसी को ज़्यादा आ जाए, फिर दोबारा 6 महीना के बाद फिर फार्म भरेगा, फिर 6 महीना के बाद फार्म भरेगा, साल में 2 बार। पैसा तो धीरे धीरे बर्बाद हो ही रहा है। तनाव बना हुआ है कि नंबर और नंबर लावें और नंबर लावें। इसलिए सरकार को ये डिसाइड करना चाहिए था। इसमें सरकार को, ये मेरा सुझाव है कि सरकार को इसको क्वालिफाइंग नेचर का बनाना चाहिए था कि इतना % स्कोर आ जाएगा, उसके बाद आपको 3 साल के लिए फ्री कर दिया जाएगा, आपको पीटी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कर देना चाहिए। जब पीटी जो है क्वालिफाइंग है, उसका नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जुटेगा, तो फिर उसको स्कोर से क्या लेना देना है। इसलिए हाईएस्ट स्कोर जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। आप डिसाइड कर दीजिए कि 60% नंबर आना चाहिए, 70% नंबर आना चाहिए,
विद्यार्थी उतना नंबर ला के वो फ्री हो जाएगा, फिर सीईटी की तैयारी नहीं करेगा कभी, वो सारा कंसंट्रेशन उसका मेंस पर रहेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है, पता नहीं क्या करेगा अभी। वो सिर्फ लिखता है कि हाईएस्ट स्कोर को वरीयता दी जाएगी, तो फिर तो कन्फ्यूजन का कन्फ्यूजन रह गया। फिर विद्यार्थी सब जो है पीटीए में लगा हुआ है, उधर मेंस दे रहा है, इधर पीटी दे रहा है, फिर तो वही धंधा चालू हो जाएगा जो पहले था। इसलिए एक सरकार को एक सही दिशा निर्देश देनी चाहिए, मेरी ये सोच है। तो आपको इसमें फ़ायदा क्या है, अलग अलग फार्म नहीं भरना है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, पैसा की बचत होगी, समय की बचत होगी, और जो एजेंसियां हैं जो एग्ज़ाम लेती है उनको भी आसानी होगी कि डायरेक्ट वो मेंस का एग्ज़ाम लेंगे, जो अपना प्रक्रिया है वो सब करेंगे, समय जो है उनका भी बचेगा, फास्ट काम हो सकता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी आती है कि नहीं आती है। हम स्कोर कार्ड लेके बैठे हुए हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, तो फिर जो बिना मतलब का चीज़ हो जाएगा। सरकार को एक ये भी बता देना चाहिए कि पीटी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कितना दिन के बाद मेंस होगा, कितना दिन के बाद इंटरव्यू होगा, कितना दिन के बाद नौकरी होगा, सब डिफाइन कर देना चाहिए, मेरा एक सजेशन है। और जो है ज़्यादा बेहतर तो ये होता कि वैकेंसी शो कर दिया जाता कि इतना वैकेंसी है हिंदुस्तान में, उसके लिए चलिए पीटी होने जा रहा है। अब फिर यही एजेंसियां जो है मेंस का एग्ज़ाम ले लेती, इंटरव्यू लेके 3 महीना 4 महीना में ख़त्म कर देती, 6 महीना के अंदर युवाओं को नौकरी दे देती। 3 साल भटकाने की क्या ज़रूरत है, 3 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। लोग एक कागज़ लेके दिन भर घूमते रहेंगे, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। तो कुछ इसमें पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव भी है, मैंने अपना सजेशन दिया है। अब ध्यान दे, जो है सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस तो पता है नहीं, तो सिलेबस जो है डाउटफुल इस प्रकार है कि बैंक के एग्ज़ाम में पहले एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं आता था, तो अब एडवांस मैथ रहेगा कि ना रहेगा ये डाउटफुल हो गया। बैंक के एग्ज़ाम में नन वर्बल से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो अब नन वर्बल रहेगा कि नहीं रहेगा ये डाउटफुल हो गया। रेलवे के एग्ज़ाम में इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं आता था, तो अब इंग्लिश रहेगा कि नहीं रहेगा ये डाउटफुल हो गया। अब यही जो है चारों ओर बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो डाउटफुल आपका एडवांस है, डाउटफुल आपका नन वर्बल है, डाउटफुल आपका इंग्लिश है, तो तीनों को साइड कीजिए अभी। बाकी तो डाउटफुल नहीं है, बाकी सब तो क्लियर है। रीजनिंग रहेगा, वर्बल रीजनिंग, अर्थमेटिक रहेगा, कन्फर्म है, जनरल नॉलेज रहेगा, कन्फर्म है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। लेकिन अभी तक जो सिलेबस नहीं आता है, इसलिए चारों विषय को ध्यान देकर रोज़ पढ़िए बैठ के, जैसे हम बताए हैं पढ़ने के लिए अभी, और जैसे पहले पढ़ते थे आप उसकी पढ़ाई करें, और बिना मतलब का इधर उधर कन्फ्यूजन में ना रहें। क्या होगा नहीं होगा 10 आदमी से राय मशवरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा, एजेंसी का जो डिसीजन होगा, वो बहुत साफ सुथरे तरह से आपके सामने आ जाएगा। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, सरकार सब चीज़ आपके सामने दे देगी। अगर आपके सामने अभी कोई परीक्षा है तो आप उसकी जैसे तैयारी करते थे वैसे कीजिए। कोई परीक्षा नहीं है, सीईटी ही देना है आपको, तो फिर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, एडवांस में सब रूटीन बना के पढ़िए, और फिर सिलेबस आएगा तो जो नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा, फिर सिलेबस आएगा उसको आप फॉलो करिएगा। तो सीईटी का यही सब स्थिति है, उसके लिए लेके ज़्यादा नहीं कुछ करना है। और हम ये भी बता दें, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि सीईटी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो काफ़ी नॉर्मल प्रश्न होंगे, उसके लिए कोई भयंकर तैयारी की ज़रूरत ना है, एकदम फाउंडेशन लेवल की तैयारी की ज़रूरत है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसलिए ज़्यादा टेंशन न रहिए, भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनाने के चक्कर में न रहिए। बेसिक नॉलेज कीजिए, फंडामेंटल चीज़ सब जो है ठीक कीजिए अपना, और जो है आप आराम से परीक्षा पास कर जाइएगा। जो किताब पहले होता था, जो क्वेश्चन पेपर पहले होता था, सब वही है, कुछ नया होने जाने को नहीं है।
अगर कुछ आएगा ऐसा तो फिर हम लोग देखेंगे, काफ़ी समय है उसके लिए। तो सीईटी के बारे में आपको बता दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, कोई भी आपका क्वेरी होगा, कुछ पूछना चाहेंगे भविष्य में कभी भी, तो सगीर अहमद क्लासेज का ऐप है, उस पर जाकर आप अपना क्वेरी दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको दे देंगे। जो भी कन्फ्यूजन होगा हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे, आप पूछ सकते हैं उसको। ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा 1-2 दिन में। और भविष्य में हम ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, अभी तो हम ही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आने वाले समय में हम इसको जो है कंप्लीट कोर्स के रूप में लॉन्च कर देंगे। मेरी एक इच्छा रह गई, अब 32 वर्षों से मैथ रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमारी अब एक जो इच्छा है अभी कि जिस तरह से सीईटी बना, कंबाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्यों नहीं हम भी कंबाइन तैयारी अपने देख रेख में करा दें। हम खुद बैठें और देखें कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके कैसे होगा, विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पढ़वा दें, उनका रिजल्ट ही डायरेक्ट दे दें। मान लिया कि हम मैथ रीजनिंग पढ़ा के छोड़ देते हैं और आप जो है इंग्लिश, जीके जैसे तैसे पढ़ते हैं और इंग्लिश और जीके के चलते रिजल्ट रुक जाता है, तो मैंने ये भी एक अपना जो है प्लान बनाया है कि बहुत जल्द जो है एक बैच शुरू करेंगे जिसमें सब पूरा कोर्स होगा, सीईटी का कंप्लीट कोर्स होगा उसमें। और फर्दर जो भी आएगा, जैसे एसआई का आएगा या स्टेट लेवल का आएगा, दरोगा का आएगा, जो भी एग्ज़ाम होगा सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सबका जो सिलेबस होगा उसका कंप्लीट जो है कोचिंग हम आपको यहाँ देंगे, ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन के माध्यम से भी, है ना। हम चाहते हैं कि अब हम रिजल्ट ओरिएंटेड बने, ना कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ओरिएंटेड बने। रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए हम जो है तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं और जो है कंप्लीट तैयारी करा देंगे पूरे कोर्स का। जल्द ही लॉन्च करेंगे तो आपको जो है हम बता देंगे कि लॉन्च हो गया है। और हम चाहते हैं कि अब जो है जितने विद्यार्थियों का हम मार्गदर्शन करें उनका रिजल्ट भी हम क्लियर करें। इसलिए जो है हर बैच, जैसे सी सेट होता है यूपीएससी का, उसका भी हम चाहेंगे कि एक बैच दे दें। आपको जो है डिफेंस होता है, एयरफोर्स, नेवी में बच्चे जाते हैं, उनका भी एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च करें और उनका भी मार्गदर्शन करें, कंप्लीट मटेरियल दें, टेस्ट लें उनका। और जो है एसआई का एग्ज़ाम होता है, जितना भी चीज़ है वो सबका चले। और एक बात और आपको और क्लियर कर दें कि ये सीईटी अगर का बैच ख़त्म हो जाता है, इसमें आप क्वालिफाई करेंगे अच्छे नंबरों से, उम्मीद है। उसके बाद जो फर्दर मेंस का एग्ज़ाम होगा, टियर 2 का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम टारगेट बैच शुरू करेंगे। टारगेट बैच, जितना टाइम हमको मिलेगा सरकार की तरफ से, 2 महीना 3 महीना टाइम जो भी देगा, एक सुंदर कोर्स हम लॉन्च करेंगे, टारगेट कोर्स। और फिर जो है आपको टियर 2 का भी हम तैयारी करा लेंगे। यानी हम चाहते हैं कि हम अपने देख रेख में ही आपको मुकम्मल कर दें, आपको नौकरी दिला दें, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने तरफ से मैंने सारी बातें रखी हैं। आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। क्या कोई क्वेरी भी है? आपको कोई क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और फिर जो है हम आपको उसका टाइम टू टाइम मार्गदर्शन करते रहेंगे। कोई कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे डायरेक्ट बने रहेंगे और जो है हर चीज़ को क्लियर करेंगे। और सीईटी को लेकर कन्फ्यूजन में न रहें, प्रेजेंट में जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें, जब आएगा तो फिर उसकी तैयारी करेंगे। डाउटफुल सब्जेक्ट है एडवांस मैथ, इंग्लिश और नॉन वर्बल, देखा जाएगा क्या सिलेबस आता है। चलिए, कोई क्वेरी नहीं ना है? कौन जगह? अभी तो ऑनलाइन क्लास जो है, अभी तो लॉकडाउन है, इसलिए हम समझते हैं बेहतर होगा 9 बजे टाइम दे दिया जाए। सुबह 9 बजे से क्लास का टाइम रखते हैं, फिर जो है कोचिंग वगैरह सब खुल जाएगा तो एक बार उसका एडजस्ट कर देंगे टाइम को। और क्वेरी है?
चलिए, आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। हम आपके उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं। थैंक यू।